हम लोग जब बैठे हुए थे इसके पहले तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा कि बाराबंकी जो है ये कभी पंजाब जैसा जो है गन्ना हुआ करता था, और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा, और पूरे गन्ना की जो खेती है वो यहाँ से शिफ्ट होके जो है देश के अन्य हिस्सों में फैल गई है। लेकिन और यहाँ का जो किसान है, जो गन्ना किसान है, वो एक तरह से तबाह हो चुका है, एक तरह से बर्बाद हो चुका है। तो वो क्या पूरी प्रोसेसिंग है, क्या समस्याएं रही, आखिर क्यों सरकारी मशीनरियां जो हैं इस चीज़ में फेल हो गई कि एक जो ऑलरेडी जो पहले से गन्ना का हब था उसको नहीं बचाया जा सका, और बाकी जगह जो है तितर बितर जो है गन्ना की खेती हो गई, और उसको लेकर अब सरकार जो कह रही है कि इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे मिलों को और तमाम पूरी खेती को। देखिए, हमारे बाराबंकी जनपद की ज़मीन बहुत अच्छी है जी। खेती के मायने में और बाढ़ हो से सब बहुत कम प्रकोपित है ज़मीन। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ज़िले की राजधानी से करीब होने के नाते यहाँ जो दूसरे प्रांतों से भी लोग आए या दूसरे जनपदों से आए, अच्छी ज़मीन देख करके यहाँ बसना भी चाहा और ख़रीदना भी चाहा कि अच्छी ज़मीन है, यहाँ थोड़ी ज़मीन ले लेंगे तब भी हमारा लखनऊ में रह करके खेती से काम चलता रहेगा, हमको अन्न मिलता रहेगा। तो ऐसी नीयत थी उन लोगों की। तो लेकिन उसके बाद भी यहाँ का किसान काफ़ी मजबूत था, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक पोस्ते की खेती होती है यहाँ, और पोस्ते की खेती कुछ जो बेल्ट क्षेत्र था उसमें बहुतायत होती थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इतनी अफीम तुमको देना है, हमारी सभी शर्तों को मानना है। आप पोस्ते की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ ज़िले के लोग देख चुके हैं, इसलिए यह किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बहुत घबरा रहा है, क्योंकि अगर एक ग्राम अफीम कम हो गई, 1 ग्राम, तो लाइसेंस आपका चला जाएगा। मतलब जितनी अफीम दी उसकी कीमत भी आधी मिलेगी, मतलब जितनी अफीम दी उसकी कीमत आधी मिलेगी। और अगर आपके खेत में पानी बरस गया तो पानी बरसने के बाद फसल में अगर दाने जो पोस्ट का दाना होता है उसको निकालने के लिए किसान को कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे इन्होंने उसमें परिवर्तन किया कि जैसे पानी बरसता, आपने अपनी फसल में चीरा नहीं लगाया तो उसको पाटा लगा के वो समाप्त करा देते, आपको दाना भी नहीं लेने देते। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका हम लोग भुगत रहे हैं। वहीं आपने गन्ने की जो बात की, इस जनपद में कैश क्राफ्ट के रूप में पहले गन्ना होता था, और ये कहा भी जाता है हरा बाराबंकी और खुशहाल बाराबंकी। तो हरित क्रांति की यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक समझिए कि हर समय ये बाराबंकी में नहरों की सिंचाई अच्छी थी अंग्रेज़ों के पीरियड से, और ट्यूबवेल और ये सब सारे संसाधन है, जिसके नाते बाराबंकी काफ़ी हरा भरा रहता है। तो ऐसे में यहाँ गन्ने में जो कैश क्राफ्ट ली जाती थी, तो जब ये 80 के दरमियान में, 80 के दशक में जब यहाँ एक रोजा मिल आई, प्राइवेट मिल, तो उसने कहा जनपद का आधा क्षेत्र हमको दे दीजिए और जनपद का आधा क्षेत्र सहकारी चीनी मिलों के पास रहने दीजिए। तो उस समय किसानों को उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया, खाद भी फ्री, बीज भी फ्री और दवाई भी फ्री। 2-3-4 साल बहुत एकदम इतना लुटाया कि लोगों को लगा कि यार ये मिल जो कमाता है उसमें हमारी हिस्सेदारी है। जैसे सरकार कह रही है कि जो हम एपीओ बनाएंगे और जो बड़े सब पूरे ब्लॉक के किसानों को एक साथ करके एक आदमी ले जाएगा बेचने, तो एपीओ में जो मुनाफा होगा वो सब पे बराबर बांट देंगे। मुनाफा वो आदमी ले लेगा, क्योंकि वो यहाँ आके बताएगा उन लोगों से कि हम मुनाफा। तो यही हाल ये फैक्ट्रियों ने किया। तो जब पहले तो लालच दिया कि लोग प्रभावित हों, फिर मिल वाले ने क्या किया कि जो जीएम सहकारी चीनी मिल होता, सरकार का आदमी होता था, उसको अगर थोड़े पैसे दे दिए तो आए दिन मिल खराब, तो गन्ना किसान लाया तो गन्ना भी सूखा, किसान भी सूखा। तो किसान धीरे धीरे उबने लगा। इधर कुछ मिलता था तो पैसे दे के मिलता था, खाद मिलती थी वो अभी पैसे दे के मिलती थी। तो धीरे धीरे किसान कहा कि हमको प्राइवेट वाले में भेज दो। जब पूरा आज प्राइवेट हो गया तो ये चीनी मिलें जो हमारी थी, जो हमारी करोड़ों रुपए की चीनी मिलें थी, जिनमें आज ज़मीन करीब बेची जाए तो कई एक चीनी मिल बेच करके 2-3 चीनी मिलें लग सकती हैं, इतनी ज़मीनें हैं उन चीनी मिलों में। तो लेकिन हुआ क्या कि वो चीनी मिलें सरकार जब ये बंद हो गई, कभी चैन ख़राब है, कभी सरकार मरम्मत का पैसा देती, वह भी जीएम खा गया मिल के फैक्ट्री के कर्मचारियों से, कभी मोटर जल गया, तो आए दिन मिल बंद रहती थी। तो किसान सब प्राइवेट में चले गए। जब प्राइवेट में चले गए, पूर्णतः एक तरीके से दूसरी चीनी मिल खुल गई पोखरा। अब जो 2-2 चीनी मिलें प्राइवेट हो गई, देखा कि सब किसान प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। आज किसानों का ये हाल है कि 3-3 साल का पैसा बाकी है
और उनकी लड़की की शादी है, किसी के घर में बच्चे की फीस नहीं जमा है, अब इधर मिल के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अपना संयम तो ये किसान जब देखा कि फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं तो किसानों भी कहने लगा था, अरे ये मिले बेचे सरकार जब ये सारे हरामखोर चला नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे इनका हम। तो ऐसी भाषा मिले हमारे सरकारी संयम सब बिक गए, जैसे आज मोदी साहब बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। तो सरकारी संयम जिस दिन बिक जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि प्राइवेट वाला क्या करेगा। प्राइवेट वाला उसमें पिलने देगा लोगों को कि नहीं पिलने देगा। प्राइवेट वाला अपने मनमानी किराया भी लगाएगा। आज रोडवेज का 20 किलोमीटर का किराया, आप हम लोग भानमऊ जाते हैं, हमारा घर भानमऊ पड़ता है, तो 20 किलोमीटर के 20 रुपये रोडवेज ले रही। और जिस दिन रोडवेज सरकारी संसाधन ख़त्म हो गए, अगर प्राइवेट वाला कहा हम 100 रुपये लेंगे तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये स्थितियां हुई कि आज वो हमारी मिलें भी बिक गई सरकारी, कौड़ियों के भाग सरकारी मिल बेच बाँच के खा के चले गए। उनमें करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन थी, वह भी सब बंदर बाँट हो गई। और जिसके नतीजन आज हम प्राइवेट मिलों के एक तरीके से तरफ झांक रहे हैं कि हे विधाता हमको कब पैसे दे दोगे। मेरी उपज की कीमत के विधाता से मांग रहे हैं, जबकि हम एक भी जितने प्रोडक्ट बनाते हैं, गन्ने की कीमत एक कुंटल गन्ने से जो 400 का 310 रुपये का योगी साहब रेट नहीं बढ़ाए 4 साल से गन्ने का, पूरे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए बाकी है। ऐसे में जब आप खुद सोच सकते हैं कि गन्ने में रेट नहीं बढ़ाया और चीनी, और चीनी के साथ साथ सीरा, अल्कोहल, ऊर्जा, बिजली सब कुछ हमारे गन्ने से तो बना रहे हैं। और हमको केवल जब हम बैठते हैं मीटिंगों में गन्ना संस्थान में, जब किसानों के साथ मीटिंगें होती हैं तो उसमें बता देते हैं कि गन्ने के चीनी बहुत सस्ती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जिसके नाते हम गन्ने भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने कभी यह पूछा कि तुम जो कागज़ बनाने वालों के हाथ खोई बेचते हो, तो जो उसकी प्रासमेंट निकलती है और जो गंदगी निकलती है उसको जैविक खाद के रूप में बेचते हो, और जो उससे और कुछ कचरा ये सब निकलता है उससे तुम बिजली बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें तो तुम बेच रहे हो। गन्ना तो गन्ने मतलब हमको गन्ने की छोई का दाम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्थितियां होने के बाद भी हम आज किसान किस जगह खड़े हैं कि ना हमारी सरकार साथ है, ना हमारी ये प्राइवेट व्यवस्था साथ है। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी व्यवस्था हो और उसमें जो भी कुछ हमको करना है मेरी बेहतरी के लिए, तो किसानों को आप साथ बैठाइए, ये कानून आप वापस लीजिए। जो 3 कानून बनाए हैं बता दीजिए, आवश्यक व तदनियम जो हमारे तीसरा कानून इन्होंने बनाया है एम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उसको इतना समझ लीजिए वो कर दिया है कि हम कोई बड़ा विपत्ति भी हमारे देश में आएगी तो अगर तुम्हारे गोदामों में अतिरिक्त अनाज है, गोदामों में जो भंडारित तो उसको हम नहीं खुलवाएंगे, उससे अतिरिक्त अगर रेट बाज़ार में 100% की बढ़ोतरी हो जाए तब भी हम तुमसे अनाज बेचने को नहीं कहेंगे। मतलब सरकार ने कहा है, जबकि ये कानून जो हमारा 1955 में A1 बना था, अब इन्होंने 2020 A2 बनाया है। इनको पूरा खुला छुट्टा छोड़ दिया है कि जितना चाहो पूरे देश की रोटी तुम गोदामों में भर लो, और जितनी भूख लगेगी लोगों को उसकी कीमत लोगों से मांगना, और लोग चाहे भूखों मर जाएं लेकिन तुमको रोटी गोदाम से मुफ्त नहीं देनी है। अब एक अंतिम सवाल, और उससे जो है कि इसके बाद हम लोग इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे, कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और लगातार आपके संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी जो है सरकार को लेकर, और मतलब योगी सरकार में राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार को लेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है किसानों की स्थिति को लेकर, गन्ना के मूल्य को लेकर और MSP को लेकर हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को, किसान संगठन या किसान किस हद तक प्रभावित करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा? जो किसान आंदोलन चल रहा है इसका क्या असर पड़ेगा? आपको पहली चीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण की बात की है आपने MSP जी, जिसका योगी जी बहुत दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक धान खरीद केंद्र चल रहा था जिस पे कुछ किसान गए थे, और यहाँ मौजूदा सांसद, उसकी वीडियो आपको हम सुना सकते हैं। मौजूदा सांसद ने कहा, एक तोमर SMI था, मौजूदा सांसद ने कहा कि धान किसानों को नहीं खरीदना है
और तुमको मेरे मंडल अध्यक्ष का धान खरीदना है। तो उसने कहा कि सर 400 कुंटल धान बेच चुके हैं, इनके पास खेती नहीं है, दूसरों खतौनियाँ लाते हैं, तो दबाव बना करके कि हम शासन में हैं और तुमको ये करा देंगे वो करा देंगे, खतौनी दबाव बना के लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी भद्दी गालियाँ इस ज़िले का सांसद उनको दिया है, माँ बहन की गाली दी है कि वो रिजाइन करके चला गया, मतलब छोड़ के चला गया केंद्र, कहा हम नहीं ऐसी स्थिति में नौकरी करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किसान क्या धान बेचा है, किसान क्या गेहूं बेचा है। एक ब्लॉक में चले जाओ 100 किसान से ज़्यादा नहीं बेचे हैं, जबकि एक ब्लॉक में 50,000 किसान होते हैं। और जानते हो क्या, मिलरों की टाली खड़ी करा देता है केंद्र प्रभारी कि इतनी लंबी लाइन लगी है, किसान डेली आता है कि अभी ये लाइन ख़त्म नहीं हुई है, और वहाँ मिलरों से सीधे कागज़ बन के आ जाते हैं। आपको हम प्रमाण सहित दे सकते हैं कि यहाँ साईं राइस मिल एक है, और उसमें मोटरसाइकिल से जो क्रय केंद्र प्रभारी है मिल को मोटरसाइकिल का नंबर दिया है कि इस पे हमने 600 पैकेट भेजा है। क्या मोटरसाइकिल पे 600 बोरी धान ला सकते हो आप? तो इससे आप साफ समझ लो कि ना धान केंद्र पर खरीदा गया, मिल सीधे खरीद रहा है। ये तो बिहार के चारा घोटाला जैसा हुआ कि वहाँ भैंसे जो है स्कूटर से ढो दी गई थी। हाँ, तो उससे भी बड़ा घोटाला है, मैजिक पे 600 बोरी धान दिखा दिया। ये तो बड़ा इल्ज़ाम एक तरह से इसको अगर देखा जाए तो आपने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया घोटाले का। तो इसके हम पूरे कागज़ दे सकते हैं, इसका पूरा प्रमाण सहित आपको दे सकते हैं कि 600 बोरी लाद करके मैजिक, टाटा मैजिक पर मोटरसाइकिल, और ऐसे नंबर दे दिया जिनका नंबर है नहीं आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, इस तरीके से लिख दिया जैसे कमर्शियल होना चाहिए। और कमर्शियल और जनरल पब्लिक जो नंबर होते हैं उस नंबर को उसमें कमर्शियल दिखा करके और जो है उसमें कर दिया है। ट्रैक्टरों से दिखा दिया 600 बोरी, आप किस ट्रैक्टर पे 600 बोरी लाद देंगे धान? तो ये इतना बड़ा घोटाला है कि सीधे मिल खरीदे हैं, वहाँ बाड़े अड़तिए डाले हैं। इनके भाजपा के जिस पार्टी की सरकार होती है उसके जो गुर्गे होते हैं वो यही एक कमाने का साधन है जो एमएसपी है। और ये किसान धान वान गेहूँ न बेचता है और न किसान को इसका एक पैसा मिला है। या तो जब इनके लोग चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि हमको एमएसपी कहाँ मिली है, जो बाबा जी कहते हैं पूरे हम एमएसपी लोगों को दे दिए हैं। हम 5 किलो गेहूँ अगर आय हमारी दोगुनी होती तो हम 5 किलो की माताएं बहनें हमारी लाइन लग के 5 किलो गेहूँ आपका लेने जाती, आमदनी दूनी हमारी हो जाए। 5 किलो गेहूँ, गरीबी रेखा से लोगों 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये तो सही डाटा नहीं दिखा रहे हैं, 25,000 लोगों को दिखा रहे हैं, 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आज गाँवों में जो स्थिति है कि लोग अनाज लोगों के लिए पैदा कर दिया लेकिन उसका बाज़ार मूल्य नहीं मिला, जिससे आज उनकी मजदूरी भी खेती से नहीं निकली है। इसलिए अगर आप देखते होंगे कि पार्ले जी, हम लोग क्यों कहते हैं कि गारंटी कर दीजिए, एमएसपी की गारंटी कर दीजिए, कि आज पार्ले जी बिस्किट आप कश्मीर में ख़रीदोगे 5 रुपए का तो वही पैकेट कन्याकुमारी में खरीदोगे 5 रुपए का मिलेगा। तो मेरा अनाज भी चाहे प्राइवेट कोई का खरीदे प्लेयर और चाहे वो सरकारी एजेंसी खरीदे, इसका मूल्य एक होना चाहिए। उत्पादन में इतनी लागत बढ़ गई है, जो आमदनी दूनी करने की बात कही थे वह डीजल का दाम दूना हो गया, बिजली 200% की बढ़ोतरी हो गई, ट्यूबवेल का जो 400 रुपये बिल था उसको 1200 रुपये बिल कर दिया। आप बता दो, यही आमदनी दूनी करने का फार्मूला, लागत दूनी करके फार्मूला आप बनाए हैं कि आमदनी दूनी करेंगे। भाई कई % की बढ़ोतरी आपने एमएसपी पे अभी हाल में एमएसपी पे किया है? मात्र 2% की बढ़ोतरी। 2% से 200 दूनी होती है, 2% का मतलब दूनी। और डीजल की बढ़ोतरी में 100% की बढ़ोतरी हुई है, उसको नहीं मान रहे हो कि किसानों के लिए हम कार्ड बना दें, किसानों को डीजल दें। आज बता दें, जो किसान नहर नहीं सींचते हैं, जिनके यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है, राजकीय नलकूप नहीं है, मुफ्त सिंचाई साधन नहीं है, जो अखिलेश यादव ने नहर और राजकीय नलकूप की सिंचाई मुफ्त कर गए थे, उसके बाद इन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि प्राइवेट नलकूप वालों से हम बिल न लें। अगर निजी नलकूप, सरकारी नलकूप पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा सारा मैकेनिक्स है और तुम्हारे सारी लागत लग रही है, तो प्राइवेट वाले का बिल ही माफ़ कर दीजिए कम से कम। लेकिन उसका बिल 3 गुना बढ़ा दिया है। यही इनका फार्मूला है किसानों की आमदनी दूनी करने का, जो बरेली से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी थी 2017-16 में कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे।
तो ये आमदनी दूना करने का फार्मूला किसान अभी समझ नहीं पाए कि ये रेट बढ़ा करके होगा, मतलब उत्पादन की मूल्य बढ़ा करके होगा, कि जो इनपुट्स लगते हैं उनका मूल्य बढ़ा करके होगा। अभी किसान इसी चक्कर में पड़ा है कि लागत में अगर मूल्य दूना कर दिया जाए तो शायद हो सकता है किसानों की आमदनी दूना हो जाए। ये किसान यूनियन जो है, भारत किसान यूनियन के नेता रामकिशोर पटेल जी थे, जिनसे हमारी बात बाराबंकी में गन्ने के पैदावार, देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है तीन कृषि कानूनों को लेकर, उस पर हमारी जो बातचीत हुई। और उसके अलावा हमने ये समझने की कोशिश की कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, हम नेताओं से मिल रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी हाल क्या है। उसके बारे में इन्होंने बड़े आराम से, बड़े विस्तार से बताया कि किसान किस तरह से इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। और साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया धान की खरीद को लेकर, जो बाराबंकी में एक घोटाला हुआ है उस पर भी। ऐसी तमाम बातें, तमाम खबरें और पूरे यूपी चुनाव की कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। अगर आप ये जो वीडियो है इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।